इस आदमी ने सिर्फ $3300 से अरबों डॉलर के बड़े कारोबारियों को हिला दिया। उसकी चाल ऐसी थी कि बड़े बड़े पूंजीपति भी हैरान रह गए। केनी के दादा ने खदानों से करोड़ों की दौलत बनाई थी, लेकिन जब कारोबार केनी के हाथ आया तो सब कुछ बर्बाद होने लगा। एक के बाद एक गलत निवेश हुए, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। ऑफिस भी बड़ी बिल्डिंग से निकलकर एक छोटे बेसमेंट में आ गया। कंपनी के शेयर इतने गिर चुके थे कि उनकी कोई कीमत नहीं बची। कोई भी निवेशक उससे मिलने तक को तैयार नहीं था। लेकिन केनी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना आलीशान घर बेच दिया, फिर भी सारा पैसा डूब गया। एक रात उसने सपना देखा कि इंडोनेशिया के जंगलों में सोने की बहुत बड़ी खान छिपी हुई है। केनी ने इसे भगवान का इशारा मान लिया। उसने अपनी आखिरी कीमती चीजें, अपनी अंगूठी और घड़ी तक बेच दी और अकेला इंडोनेशिया पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त माइक से हुई, जो MIT से पढ़ा हुआ मशहूर भूवैज्ञानिक था। माइक ने कभी दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान खोजी थी, लेकिन उसके बाद कई बार सोने की तलाश में असफल रहा। अब कोई भी उसे पैसा देने को तैयार नहीं था। फिर भी माइक को पूरा यकीन था कि इंडोनेशिया में कहीं न कहीं बहुत बड़ा सोने का भंडार छिपा है। यह सुनकर केनी बेहद खुश हुआ, क्योंकि वह भी उसी सपने के पीछे आया था। दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया। माइक सोने की खोज करेगा और केनी पैसे का इंतजाम करेगा। हालांकि केनी खुद कंगाल था, फिर भी उसे भरोसा था कि वह निवेशक ढूंढ लेगा। रास्ते में उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग सदियों से नदी में सोना ढूंढ रहे थे। माइक ने कहा, अगर यहाँ सोना मिलता है तो असली खदान जरूर ऊपर पहाड़ों में होगी। घने जंगल पार करने के बाद वे एक जगह पहुंचे। उसे देखते ही केनी चौंक गया। यह बिल्कुल वही जगह थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। दोनों को यकीन हो गया कि यहीं सोने की खान छिपी है, लेकिन खुदाई शुरू करने के लिए कम से कम $7 लाख और सरकारी परमिट चाहिए था। केनी ने माइक से कहा, पैसों की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसने एक कागज पर ही समझौता लिख दिया। मुनाफा दोनों बराबर बांटे। यहीं से उनकी साझेदारी शुरू हुई। अमेरिका लौटकर केनी निवेशकों से और माइक की पुरानी कामयाबियों का हवाला लोगों का भरोसा जीतने लगा। आखिरकार वह शुरुआती खुदाई के लिए $2,60,000 जुटाने में कामयाब और माइक ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। फैक्ट्री बनी और ड्रिलिंग मशीनें लगा दी गई। केनी को पूरा यकीन था कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन जब मिट्टी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो हर बार रिपोर्ट निराशाजनक आई। सोने का कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया और मजदूर भी काम छोड़कर चले गए। केनी ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन कोई वापस नहीं आया। इसी बीच केनी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। फिर भी उसे सिर्फ खदान की चिंता थी। उसने अपनी आखिरी $3300 की क्रेडिट कार्ड माइक को देते हुए कहा, किसी भी तरह मजदूरों को वापस ले आओ। माइक गांव गया, लेकिन बिना पैसे कोई काम करने को तैयार नहीं था। तभी उसने गांव के लिए एक साधारण वाटर फिल्टर बना दिया, जिससे बच्चों को साफ पानी मिलने लगा। गांव वाले खुश हुए और सभी मजदूर वापस लौट आए। कुछ हफ्तों बाद केनी की तबीयत भी ठीक हो गई। होश आते ही माइक ने उसे खुशखबरी दी। बीमारी के दौरान भेजे गए 17 सैंपलों की रिपोर्ट में हर टन मिट्टी में 8 औंस सोना मिला था। मतलब उन्हें सचमुच सोने की बड़ी खान मिल गई थी। केनी अपनी पत्नी को एक खेत में ले गया और बोला, एक दिन यही हमारा घर होगा। सोने की खबर फैलते ही बड़े बड़े निवेशक उसके पास आने लगे। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब करोड़ों डॉलर लगाने को तैयार थे। केनी ने उनसे कहा, अगर निवेश करना है तो पहले मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। नई रिपोर्टों में सोने की मात्रा और बढ़ती गई और इसे 10 सालों की सबसे बड़ी गोल्ड डिस्कवरी घोषित कर दिया गया। कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे और केनी फिर से अपने बड़े ऑफिस में लौट आया। अब वॉल स्ट्रीट की बड़ी कंपनियां उसकी कंपनी खरीदना चाहती थी, लेकिन केनी ने साफ कह दिया, यह मेरे दादा की कंपनी है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन कंपनी खरीदना आसान नहीं था। निवेश से पहले गंजे निवेशक ने अपने एक्सपर्ट्स को खदान देखने भेजा। केनी उन्हें खदान और नदी किनारे ले गया। वहां उन्होंने खुद सोने का टुकड़ा निकाल लिया और उन्हें यकीन हो गया कि यह बहुत बड़ा सौदा है। कुछ समय बाद BREX माइनिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। कंपनी के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ने लगे और केनी रातों रात करोड़पति बन गया। हर कोई उसके साथ निवेश करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने गंजे निवेशक को कहते सुन लिया, केनी सिर्फ हमारे काम का आदमी है, उसे ज्यादा आजाद मत होने देना। उसने केनी को चेतावनी दी, ये लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन केनी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और ऐशो आराम की जिंदगी में खो गया। कुछ समय बाद उसी निवेशक ने $300 मिलियन देकर कंपनी खरीदने की पेशकश की, लेकिन केनी ने साफ इनकार कर दिया। वह अपनी पारिवारिक कंपनी बेचना नहीं चाहता था। इसके बाद खेल बदल गया। इंडोनेशिया की सेना ने उनकी खदान सील कर दी और सरकार ने लाइसेंस भी रद्द कर दिया। माइक विरोध करने गया, लेकिन उसकी जान जाते जाते बची। अब साफ हो गया था कि यह सब उसी गंजे निवेशक की साजिश थी। कुछ ही दिनों में केनी फिर से अमीरी से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया।